ने अभी एक एक्ट पास किया है जिसके थ्रू वहां पे जितने भी विमेन हैं उनको 30% रिजर्वेशन मिला है फॉर पब्लिक सर्विसेज एंड गवर्नमेंट जॉब। सो लिखिए, मेंशन करिए इसे। उत्तराखंड, लिखिए लिखिए। उत्तराखंड इज द ओनली स्टेट, Uttarakhand is the only state which has approved. Uttarakhand is the only state which has approved an act. Uttarakhand is the only state which has approved an act which provide an act 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 which provides 30% which provides 30% reservation for women, WOMEN, for women in public services and state services. Uttarakhand is the only state which has approved an act which provides 30% reservation in public services and state services. So ये 30% जो है सीटें देंगे, हॉरिजॉन्टल है ये, और चाहते हैं कि ज्यादातर लेडीज जो हैं वो डिपार्टमेंट में आए, क्योंकि मैक्सिमम डिपार्टमेंट में उन्होंने सर्वे किया कि वहां पे पुरुषों की ज्यादा तादाद है, महिलाओं की कम है। दैट इज वाई उनके लिए 30%, उनको डिस्काउंट तो नहीं कह सकते बट रिजर्वेशन दिया। नेक्स्ट, केरला जो है सिर्फ पहला स्टेट बना है जो कि टोटली डिजिटल बैंक हो चुके हैं, जिसके मतलब डिजिटल बैंक है उनके पास। सो लिखे, केरला इज द ओनली स्टेट in the country. Kerala is the only state in the country to be fully digital. Kerala is the only state in the country to be fully digital in its banking services. थर्ड, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है इसने अभी जो दायरा है आर्टिकल 19 का उसे इंक्रीज कर दिया है, और आर्टिकल 19 डील्स विद, हाँ वेरी गुड, सबको पता होना चाहिए, अभिव्यक्ति की आजादी, बोलने का अधिकार, अपने विचारों को आप क्या कर सके, हाँ व्यक्त कर सके। सो इसके ऊपर बड़ी बातें चलती है कि कभी मीडिया चैनल्स बंद कर देते हैं, कभी किसी को प्रो पाकिस्तान कह देते हैं, एंटी नेशनल कह देते हैं, सेडिशन चार्ज लगा देते हैं। सो इसीलिए स्टेट के खिलाफ नहीं बोल सकते। सेम कब हुआ था? जब रॉलेट एक्ट आया था, कुछ भी करोगे तो उठा के जेल में डाल देंगे विदाउट एनी इंक्वायरी। सो लिखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया has expanded Article 19 Supreme Court of India has expanded Article 19 which deals with Supreme Court of India has expanded Article 19 which deals with 19 Article 19 19 which deals with freedom of speech and expression, which deals with freedom of speech and expression guaranteed under fundamental rights.
जैसे कुछ एक केसेस होते हैं ना, उसमें उसकी दायरा बढ़ जाता है, उसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन किया जाता है कि कुछ एक एरिया पे जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है अलाउड नहीं। जैसे अगर आप आर्मी में हैं या फिर आप बेल्ट फोर्स में हैं तो उसमें आप ज्यादा नहीं बोल सकते। आपके कुछ एक जो, हेलो, इधर इधर आगे ध्यान दीजिए। अगर आप किसी मिलिट्री की सर्विसेज में है, पुलिस सर्विसेज में है, यूनिफॉर्म सर्विसेज में है, तो आपके बोलने के अधिकार को छीन लिया जाता है। आप ज्यादा नहीं बोल सकते, आप एसोसिएशन नहीं बना सकते। जैसे ट्रक ऑपरेटर यूनियन है तो वहां पे कोई यूनियन नहीं बन सकती। जैसे डिफरेंट टाइप के जल बोर्ड होता है, बोर्ड नहीं बना सकते, कॉर्पोरेशन नहीं बना सकते कि आप करगो धरने पे बैठ जाएं कि हम बंदूक नहीं उठाएंगे और बड़े से लड़ाई हो रही है। इसीलिए कुछ एक डिपार्टमेंट्स है या फिर कुछ एक लोगों का जो दायरा है वो कम है, सीमित है। कुछ लोगों का अनलिमिटेड है, वो उसको फिर नेगेटिव यूज करते हैं। जैसे मीडिया के पास है कम्युनिकेट करने का, पर मीडिया अगर फेक न्यूज चला दे तो कितना कुछ खराब हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे बीच में बोल रहे थे कि भाखड़ा बांध तो टूटने वाला है, लोगों को डरा रहे हैं लोग, तो जैमर लगा देते हैं उस एरिया में। जैसे कुल्लू मनाली में देखा, वहां पे बहुत ज्यादा बाढ़ आई तो वहां पे लोगों को डरा दिया कि सारा का सारा पानी, सारे बांध टूटने वाले हैं और लोग मर जाएंगे। तो उस टाइम पे फिर गवर्नमेंट को उसको सीमित करना पड़ता है, उसका दायरा कई बार एक्सपेंड करना पड़ता है, कई बार उसको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है कि कहीं गलत खबर ना जाए। फेक न्यूज से ज्यादातर, जैसे अभी आप देख रहे हैं हरियाणा में जो बीच में हो रहा है नू मेवात में, वैसे ही फिर दंगे फैला देते हैं, इसलिए व्हाट्सएप फिर बंद कर देते हैं। जैसे पंजाब में लास्ट ईयर होता सिद्धू के टाइम पे, सिद्धू सिंह, तो उस टाइम पे लोग जो है फिर उल्टी बातें बोलते हैं। मार्च में क्या हुआ था? हाँ, अमृतपाल उस टाइम पे भी हुआ। तो ऐसे ही कई जगह पे जैसे आपका एक्सप्रेस करने का, व्हाट्सएप मैसेज से अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, बट वो विचार ऐसे भी हो सकते हैं कि काम खराब कर दें, या फिर कुछ एक जगह जो है कईयों को सीमित कर दिया जाता है, इससे ज्यादा बोल नहीं सकते, वो गलत बात है। पार्लियामेंट में कुछ बोल सकते हैं, उस पर फिर पार्लियामेंट ही डिसीजन लेता है। स्पीकर साहब आउट करेंगे रखेंगे, वो उनके ऊपर है। बाकी सुप्रीम कोर्ट भी है। अभी देखा नहीं आपने, राहुल गांधी को रिस्टोर कर दिया, इलेक्शन में आने वाले हैं ना अभी। नेक्स्ट लिखिए, वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। 14 जनवरी को भारतीय इंडिया का हिंदी, 16 सितंबर को, 14 सितंबर को होता है। जो इंडिया में मनाते हैं ना हिंदी डे, वो होता है 14 सितंबर को। और जो वर्ल्ड हिंदी डे है विश्व, वो बनता है 10 को। जैसे इंडिया में एजुकेशन डे, वर्ल्ड हिंदी डे जो है, विश्व हिंदी दिवस, वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। और भारतीय हिंदी दिवस जो है या फिर वो बनता है 14 सितंबर को। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी, क्योंकि उस दिन महात्मा गांधी इंडिया एंटर हुए थे 1915 की 5। कब आए थे इंडिया गांधी जी? 15 में आए थे। उस दिन भारतीय प्रवासी प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ऑल्सो अभी उसी में देखिए, जनवरी मंथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जनवरी के 4 तारीख को ब्रेल डे मनाते हैं हम, 9 को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 को हिंदी, 11 को यूथ डे, और 12 को क्या है, 15 को आर्मी डे है, और 17, 26, 25 को है कस्टम डे, 26 को है गणतंत्र दिवस, 30 को है नेशनल मार्टियर डे, महात्मा गांधी की डेथ हुई थी। और क्या है, बस इतने दिन आपको याद रखने पड़ेंगे। जिस वजह से प्रवासी भारतीय दिवस बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कन्वेंशन को 17 साल हो चुके हैं और मोदी जी ने इसे लॉन्च किया था, और ये हुआ था आई थिंक कर्नाटका में हुआ था। क्योंकि एनआरआईज का इंडिया में बहुत सारा योगदान है, क्योंकि वो आपको पैसा भेजते हैं और जो कि इकोनॉमी को बढ़ाता है। तभी तो उनके कार्ड फ्री कर दिए हैं, ताकि वो जब भी आए तो उनको बार बार जो है वीजा ना लेना पड़े, बिजनेस सेटअप करें, आपको रोजगार दें, हमें रोजगार दें, और बाहर भी उन्नति करें। तो इसमें लिखिए, वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी, और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी,
और यूथ डे जनवरी 12 को होता है शायद, 12 जनवरी को होता है ना? कौन सा कौन सा? इंडिया का जो हिंदी डे है वो 14 सितंबर को आने वाला है, बड़ी जल्दी। डेट्स में बस इतना हो जाइए। आगे नेशनल साइंस डे 28 फरवरी, 28 फरवरी को भारतीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी। थीम था इस बार का, थीम लिखिए, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी, और उसका थीम था ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। और ये हो गया उत्तराखंड वाला, ये हो गया इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। लिखिए लिखिए क्योंकि ये कुछ है। हाँ, नेक्स्ट इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, ये अहमदाबाद में मनाया जाता है। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, KITE, काइट फेस्टिवल। हाँ, इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल अहमदाबाद में मनाया जाता है ये। और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है स्टेट PCS कई बार। जनवरी में मनाया जाता है, फर्स्ट 15th या फर्स्ट सेकंड वीक में मनाया जाता है ये, जब ये हाँ माघ का दिन, माघ का जब टाइम होता है के टाइम पे। सो सेकंड वीक, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल सेकंड वीक ऑफ जनवरी, एवरी ईयर अहमदाबाद में और गुजरात में, ये याद रखिए। आगे लिखिए, जोशीमठ हैज बीन डिक्लेयर्ड, जोशीमठ JOSHIMATH, जोशीमठ has been declared disaster prone. Joshimath has been declared disaster prone, PRONE, disaster prone due to Joshimath has been declared disaster prone, मतलब खतरे में है, आपदा आ सकती है उस एरिया में कभी भी। डिजास्टर प्रोन ड्यू टू subsidence of land that has been decreased, due to subsidence of land that has been decreased, subsidence of land that has been decreased and detected, subsidence of land that has been decreased and आगे क्या था, detected cracks under various buildings, detected cracks under various buildings। तो वहां पे इशू क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड बनाई जा रहे हैं, हाईवेज बनाए जा रहे हैं, उन एरियाज में टनल्स बनाई जा रही हैं, पहाड़ों का पानी खींचा जा रहा है। टनल्स जब भी बनती है तो उसका जितना भी ग्राउंड वाटर होता है उसे खींच दिया जाता है। पानी खींच रहे हैं, धीरे धीरे वो जमीन जो धंसने लगी है और लोगों के घरों में क्रैक्स बन गए, और जिसकी वजह से कम से कम भी है तो जोशीमठ में 250 से 300 लोगों के घर बेघर हो चुके हैं। और सबसे बड़ा कारण है यही डेवलपमेंट, जिसमें नेचर को ध्यान कम देके डेवलपमेंट के ऊपर ही ध्यान दिया हुआ है। वहां से डैम्स बनाए जा रहे हैं, वहां से पानी निकाला जा रहा है, फिर उसमें ड्रिलिंग की जा रही है, डायनामाइट लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा एरिया अभी खतरे में ही है। करवाते हैं बट फेल हो जाता है सब। इन्वायरमेंट वालों को कौन बोलने देता है? जहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं 10-10, 20-20 हजार करोड़ के, वहां पे कुछ नहीं होता। ऐसे तो कई हाईवेज, कई फ्लाईओवर प्लेन एरियाज में वो भी गिर जाते हैं, उनकी भी कोई असेसमेंट नहीं होती। सारा का सारा NTPC का ही है, ये NTPC के ऊपर है, इसके ऊपर केस किया हुआ। वो तो अनसेफ बताया उन्होंने 10-15 साल पहले, जब अभी प्रोजेक्ट प्रपोज हुआ था, बट तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। आगे लिखिए, 5th खेलो इंडिया
पढ़ो इंडिया, खेलो इंडिया, भागो इंडिया, बेटी पढ़ाओ इंडिया। सो यही हैं अभी के, और अच्छे हैं ये सारे के सारे प्रोग्राम्स अगर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो तो। सो फिफ्थ, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023। फिफ्थ, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 हेल्ड इन held in मध्य प्रदेश स्टेट। फिफ्थ, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हेल्ड इन मध्य प्रदेश स्टेट। इसमें क्या है, यूथ कैटेगरी अंडर 14, 19, 18 जो भी होता है, अंडर 21, उसमें सबकी सब गेम्स करवाई जाती हैं, जिसमें कि स्कूल लेवल से लेके कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल के गेम्स होती हैं। बढ़ावा दिया जाता है, बेस्ट से बेस्ट जो प्लेयर होगा उसे चुना जाएगा आगे ओलंपिक्स के लिए, और बाकी जितने भी आपके खेल होते हैं, चाहे वो रेसलिंग का हो चाहे जो भी हो। बाकी डाइट बढ़ा दी गई है सबकी, पहले डाइट बहुत कम मिलती थी, सरकारी खाते के हिसाब से 23 रुपीज में खाना खाना होता है। 25 रुपए में जो प्लेयर खाना खाएगा वो क्या खेलेगा, तो क्या खाएगा, कुपोषण का शिकार हो जाएगा। इसीलिए अब उनका धीरे धीरे जो है पैकेज इंक्रीज किया गया है। उनको स्कूल टाइम से ही ट्राई कर रहे हैं कि इंडक्शन कर दी जाए उनकी, जो भी यूथ काम करना चाहती है स्पोर्ट्स में, तो उनको फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी अपनी तरफ से एक फंड देती है, जिसमें उनकी एजुकेशन प्लस उनका जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी है वो अपने पास रख के उनको ट्रेन करेंगे। क्योंकि इंडिया का मेन मोटिव है कि जैसे चाइना, कोरिया यहाँ से बहुत सारे मेडल्स लेके जाते हैं, तो इंडिया का भी नाम टॉप पे आए, टॉप 5 पे चलता रहे। इसलिए अभी आप देख रहे होंगे कि शूटिंग में भी इंडिया नंबर 1 पे काम कर रहा है। काफी गेम्स हैं जिसमें नंबर 1 पे चला हुआ है। चेस में भी बच्चे बहुत सारे हैं जो ग्रैंड मास्टर्स बन रहे हैं। सो गवर्नमेंट का मेन प्लान है कि खेलो, कूदो और पढ़ो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट इज India has provided 75 India has provided 75 passenger India has provided 75 passenger buses to India has provided 75 passenger buses, पैसेंजर यात्रियों के लिए जो बसें होती हैं, पैसेंजर बसेस टू श्रीलंका as a part of India has provided 75 passenger buses to Sri Lanka as a part of its neighborhood first। पड़ोसी का पहले ध्यान रखना है, neighborhood first policy। Neighbor is NEGHBOUR आगे HOOD, neighborhood फर्स्ट पॉलिसी। इसलिए इंडिया ने पहले आपको डोज नहीं लगाई, बाकियों को डोज लगवाई। आपके एथिक्स में क्वेश्चन बनता है, क्या बोलते हैं उसको, वसुधैव कुटुंबकम। उसका नारा दिया है कि अपने लोग अपने लोग मरे हैं दूसरे जिए, ऐसा नहीं है। अपने लोगों के भी ध्यान रखना है, बट ट्राई करना है कि जो हमारे नेबरहुड हैं उन कंट्रीज में अगर कोई इशू है तो वहां पे फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी है। जैसे कि श्रीलंका में इतना वॉर-लाइक कंडीशंस थी, रिसेशन चल रहा था, तो कभी 500 मिलियन, कभी 50 मिलियन ऐसे करके जो है वहां पे अनाज से भी लेके फंड भी वहां पे प्रोवाइड किया गया, हेल्थ फैसिलिटीज वहां पे प्रोवाइड की गई। सो दैट इज द नारा वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरा संसार अपना ही एक घर है या फिर अपना ही है, इसलिए उसका भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग G20 foreign ministers meeting held in New Delhi। G20 foreign ministers meeting held in New Delhi। एक फाइटर पायलट है अवनी चतुर्वेदी, बहुत सुना होगा उसके बारे में, जो फर्स्ट विमेन फाइटर पायलट है। अब एक और कारनामा किया है उन्होंने, कारनामा क्या मतलब, अच्छा कारनामा किया है कि जापान में एक एक्सरसाइज हुई थी, उसमें पार्टिसिपेट किया है, और वो पहली वुमेन फाइटर पायलट है जिन्होंने वहां पे फाइटर जेट को उड़ाया है। सो लिखिए इनके बारे में, क्योंकि
गवर्नमेंट का नारा वही है ना, बेटी पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ बेटी बचाओ, है ना। सो वैसे ही अभी उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया कई बार, कई बैंक के एग्जाम्स में भी उनका नाम आया है। एक और है लड़की जिनका नाम है शिवा चौहान, हाँ जी, जापान में। सो लिखिए अवनी चतुर्वेदी, अवनी चतुर्वेदी, चतुर्वेदी है। एक और है जिन्होंने उसमें रिपब्लिक डे की परेड में भी उन्होंने लीड किया था, उनका नाम नहीं मेरे को याद आ रहा। अवनी चतुर्वेदी, इसमें लिखिए फर्स्ट विमेन फाइटर पायलट, फर्स्ट विमेन फाइटर पायलट, फर्स्ट विमेन फाइटर पायलट टू लीड इंडिया, फर्स्ट विमेन फाइटर पायलट टू लीड इंडिया in a foreign soil, SOIL, in a foreign soil। इसका नाम था एक्सरसाइज का वीर गार्डियन, वीर गार्डियन एट जापान। इनको इनकी डायरेक्ट मीटिंग भी हुई है प्राइम मिनिस्टर के साथ, स्पेशल डिफेंस मिनिस्टर भी इनसे बात करते हैं डायरेक्ट। तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्सन इन न्यूज में है ये। एक ये हैं, मेरे को दो के नाम भूल जा रहे हैं, वो 3 लड़कियां हैं जिन्होंने सबसे पहले मतलब एयरफोर्स में फाइटर जेट उड़ाए हैं, पर फर्स्ट ये है तो इनका नाम ज्यादा रहेगा। सो वीर गार्डियन एक इनकी डिफेंस एक्सरसाइज थी जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और फाइटर जेट को उड़ाया था। अब नेक्स्ट वही प्रवासी भारतीय दिवस, पीएम मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड, या फिर इनॉग्रेटेड ही होगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड 17th प्रवासी भारतीय दिवस, इनॉग्रेटेड INAUGRATED, इनॉग्रेटेड मतलब उद्घाटन किया या फिर लॉन्च किया। 17th प्रवासी भारतीय दिवस, ये 17 था इन इंदौर, INDORE, इंदौर मध्य प्रदेश। प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड 17th प्रवासी भारतीय दिवस एट इंदौर। द थीम वॉज, क्या हो गया, ऑल गुड। द थीम वॉज, थीम लिखिए डायस्पोरा, डायस्पोरा, DIASPORA, डायस्पोरा। आगे रिलायबल पार्टनर्स, डबल डॉट लगा के इसे आगे लिखिएगा यहाँ पे, रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस, डायस्पोरा। इसके आगे लिखिए रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस, रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल, इन अमृत काल, रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। सो ये बहुत ही रिलायबल हैं हमारे लिए जितने भी NRIs हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई बिजनेस सेटअप कर रहे हैं या फिर जैसे मनी भेजते हैं तो उसका भी कुछ एक पार्ट इंडिया को मिलता है एज अ टैक्सेस। तो इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजीज लेके आएंगे ना, फंड लेके आएंगे। और बताइए, खाना खाने के बाद जो सुस्ती बड़ी होती है ना, नेक्स्ट लेवल है। फर्स्ट लेक्चर में ठीक एक्टिव होते हो पूरा, मतलब स्टार्टिंग में तो थोड़ा ऐसा होते हो कि यार एक क्लास हटी फिर से लगी, पर उसमें ठीक थे। पीएम मोदी भी हो गया,
आगे लिखिए, केरला में एक मैन्युस्क्रिप्ट मिली है पाम लीफ के ऊपर, जो कि वर्ल्ड की सबसे पुरानी है। तो इसमें लिखिए, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट अभिलेख, शिलालेख, शिलालेख इज तो स्क्रिप्चर, ये हुआ अभिलेख। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट ऑन पाम लीफ, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट ऑन पाम लीफ इज फाउंड इन केरला स्टेट। पाम लीफ के ऊपर, पाम इज ताड़पत्र सुना हुआ, ताड़पत्र हुआ, पाम लीफ वो तो वर्च हुआ, खजूर वाला पेड़ हुआ, नहीं नहीं उस पे लिखा होगा, नहीं ताड़पत्र तो वर्च हो गया ना, जो हिमालयन पेड़, जैसे हिमालयन जो पेड़ होते हैं उनकी जो खाल निकालते हैं उसके ऊपर लिखा होता है। पाम इज पाम, पाम पत्ता हुआ, उसके ऊपर पत्ता तो हुआ ही लीफ, बट पाम एक पेड़ है जिसके पत्ते पे लिखा हुआ है ये, क्योंकि ये बहुत ही रेयर मिल सकता है कि पाम लीफ के ऊपर आपको मिलेगा। हाँ जी, होगा तो केरला स्टेट से रिलेटेड यार, मैंने तो नहीं पढ़ा ये, बट दिस इज द ओल्डेस्ट वन। एक एरिया है तमिलनाडु में जहाँ पे बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं है, जहाँ से आपको स्काई ग्लेयर दिखता है, वहाँ पे एक ऑब्जर्वेटरी बनी है, हाँ, जिसका नाम है ताल कावेरी। तो उसके बारे में लिखना पड़ेगा, अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए नहीं, स्काई स्काई के लिए, स्काई ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत अच्छा साइट है। उसके अलावा एक लद्दाख में, सो लिखिए, कृपया करके लिखिए, ताल कावेरी, यहाँ लिखते हैं ताल, ताल ताल कावेरी हाँ जी, अच्छा क्या हो गया, पाम लीफ देख रहे थे। सो ताल कावेरी, अब मेरे पास अगर बोर्ड होता ऐसा जिसमें आपको पिक्चर दिखाता तो दिखा देता। सो ऐसे देखिए, ताल कावेरी, इसके बारे में लिखिए, इट इज इन कर्नाटका स्टेट, ताल कावेरी, इट इज इन कर्नाटका स्टेट, ये कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटका स्टेट। रिसेंटली, ताल कावेरी इज इन कर्नाटका स्टेट, रिसेंटली इट हैज बीन, recently it has been emerged, EMERGED, so EMERGED, Talkaveri is in Karnataka, recently it has been emerged as a destination, emerged as a destination for astronomical, emerged as a destination for astronomical observations, astronomical observations, due to lesser light pollution, due to lesser light pollution। फिर से रिपीट करते हैं, ताल कावेरी इज इन कर्नाटका स्टेट, आगे क्या था, recently it has been emerged as a destination for astronomical observation due to lesser light pollution। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तमिलनाडु में एक थेनी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे क्या है, छोड़ो, अभी पुराना हो गया, 2020 का है, छोड़ो। ये मोदी, कितने हो गए टोटल, 14 हो गए, आपने कम लिखे फिर।
हाँ जी, आगे लिखिए। एक डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है, दैट इज DPIIT। DPIIT, इसकी फिर ब्रैकेट में लिखिए फुल फॉर्म। डीपी, देखिए करंट अफेयर महीने में दुनिया भर के होते हैं, एक दिन में ही कम से कम 40-45 होते हैं। तो जो लिखवाए जा रहे हैं उनको लिख लीजिए, नहीं तो फिर परेशान हो जाओगे कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। सो लिखिए DPIIT, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन। DPIIT, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड internal trade Department of Promotion of Industry and Internal Trade has organized internal trade has organized, क्या ऑर्गेनाइज करेंगे, इनोवेशन के लिए एक क्या होता है, जनवरी 11 से लेके जनवरी 16 तक नेशनल इनोवेशन वीक मनाया जाता है। सो लिखिए, हैज ऑर्गेनाइज्ड नेशनल इनोवेशन या फिर स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक या फिर इनोवेशन वीक, नेशनल वीक फॉर इनोवेशन या फिर नेशनल इनोवेशन वीक। बस इतना याद रखिए कि इनोवेशन से रिगार्डिंग, नई खोज नई डिस्कवरी के लिए, रिसर्च के लिए। जनवरी 11 से लेके 16 के बीच में, फ्रॉम जनवरी 11 to 16। ये बहुत इंपॉर्टेंट है DPIIT, क्योंकि जितने भी इंडिया के स्टार्टअप प्रोग्राम चल रहे हैं यहाँ से फंड आएगा। गवर्नमेंट चाहती है बिजनेस ज्यादा करो, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करो, काम करो मत किसी के अंडर, लोगों को काम दो। इसीलिए गवर्नमेंट जो है स्टार्टअप की बात कर रही है। उतना स्किल भी तो होना चाहिए, स्किल इंडिया आ जाता है, क्योंकि उतना कौशल होना चाहिए कि आप बिजनेस कर सके और आगे लोगों से करवा सके काम। इसमें फिर लोन में ही फंसे रहेंगे। आगे लिखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड a special package. Central government has approved a special package. Central government has approved a special package for, इसके लिए पता ही नहीं है, हमें नहीं पता। स्पेशल पैकेज फॉर एक 3 उधर असम में टेरिटोरियल काउंसिल्स हैं, एक बोडोलैंड है, एक एंगलोंग है, एक दासो कुछ नाम है उसका, देखना पड़ेगा। सो ये एक टेरिटोरियल काउंसिल है, इनके लिए 1540 करोड़ का इन्होंने बजट दिया है नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट के लिए। सो आपने लिखा, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड अ स्पेशल पैकेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ बोडोलैंड, BODOLAND, बोडोलैंड, ये एक ट्राइब भी है वहां पे। ऑल्सो एंगलोंग, ये एक डिस्ट्रिक्ट भी है, और यहाँ पे जो बोली जाती है उसका नाम भी एंगलोंग। इनको अभी मनाना पड़ता है ना टेरिटोरियल काउंसिल को, बार बार कुछ ना कुछ पैकेज दे देते हैं, बट ये चाहते हैं कि हमें अलग अलग करो, तो अलग किस किस को करेंगे। यहाँ पे भी तो यही चलता है, पंजाब में भी, अब अलग नहीं हो सकता कुछ भी। सो उनके लिए स्पेशल पैकेज दिया जाता ताकि लोग जो हैं भावनाओं में ना बहें और थोड़ा बहुत डेवलपमेंट की तरफ काम करें। सो बोडोलैंड, हाँ जी, असम की ट्राइब्स हैं असम में। सो इसमें लिखिए, कहाँ लिख रहे थे आप, सेंटर हैज अप्रूव्ड स्पेशल पैकेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोडोलैंड, कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है वैसे तो, चल ले भाई, कार्बी एंगलोंग, ANGLONG, कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है एक, बोडोलैंड है, लास्ट इज क्या नाम है इसका, दीमा हासो
टेरिटोरियल काउंसिल, दीमा हासो टेरिटोरियल काउंसिल। इनकी खुद की टेरिटोरियल काउंसिल होती है, कुछ एक क्षेत्र बना होता है जिसमें ये चीफ भी होते हैं अपने गांव के। सो इनका अपना ही एक सिस्टम है, जिसमें से कार्बी एंगलोंग है, बोडोलैंड है, डीमा हासो है, यहाँ की डेवलपमेंट के लिए। और पैकेज कितना है? 1540 करोड़ टोटल, 1540 CR करोड़। सो इनको 1540 करोड़ रुपया दिया गया है इन असम डिस्ट्रिक्ट, इन असम डिस्ट्रिक्ट, सॉरी असम स्टेट, डिस्ट्रिक्ट नहीं, असम स्टेट। इंडिया के नियर बाय कुछ ना कुछ चलता रहता है, कभी श्रीलंका में, कभी कभी म्यांमार में, कभी पाकिस्तान में, कभी चाइना में, कभी इंडियन स्टेट्स में ही, नेपाल में। अभी देखिए रिसेंट तो हरियाणा में हुआ, मणिपुर में हुआ। सो ये सारी की सारी न्यूज अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पंजाब में भी हुआ, कुछ ना कुछ चलता रहता है इंडिया में, क्योंकि डाइवर्स है, यूनाइटेड भी है। यूनाइटेड है इसलिए बचा हुआ है, अगर यूनाइटेड नहीं होता तो मुश्किल हो जाती। किया हुआ है यूनाइटेड, धक्के से भी किया हुआ है, क्योंकि लोगों को यूनाइटेड नहीं रहना है, बट गवर्नमेंट रख रही है। नेक्स्ट लिखिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तिरुपति, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तिरुपति, TIRUPATI, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तिरुपति is the only municipal corporation to set up India's only liquid waste to launch India's only liquid waste treatment plant. Municipal Corporation Tirupati is the only municipal corporation to set up India's only liquid waste treatment plant. Liquid waste treatment plant to use फाइटोरिड एक टेक्नोलॉजी है, इसको ये यूज करेंगे, फाइटोरिड टेक्नोलॉजी। जितने भी साउथ की स्टेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करते हैं। जैसे तमिलनाडु में जो है मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं की जाती, वहां पे रोबोट्स ही सारी की सारी नालियां या जितना भी रोड है उसे साफ करता है। वैसे ही इन्होंने फाइटोरिड एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू जितना भी लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है या लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट है वो इजीली किया जाएगा, जिसमें से हार्मफुल गैसेज नहीं निकलेंगी। इसको जल्दी से जल्दी डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया में क्या है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। दूसरा क्या है? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तीसरा क्या है? ई वेस्ट मैनेजमेंट, अभी जो रिसेंट में चल रहा है। सॉलिड वेस्ट वही जो घर से कचरा जाता है या हॉस्पिटल से कचरा जाता है, दैट इज बायोमेडिकल। और थर्ड है ई वेस्ट, जो कि आप अभी इतने ज्यादा फोन इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, ईयरफोन 6 महीने बर्बाद हुआ, लिया और फेंक दिया, और उसको डिस्पोज करना इतना इजी नहीं है। ऑल्सो फोन खराब हो जाता है, उसको फेंक देते हैं, क्योंकि उसमें बीच में क्या है? सिलिकॉन, और सिलिका की वजह से क्या है? बहुत सारा पॉल्यूशन हो रहा है। दैट इज वाई ई वेस्ट मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा इशू है। ये आप पूछिएगा, एनवायरमेंट जहां पढ़ रहे हैं आपको समझा देंगे। आपने पढ़ लिया होगा, ये रूल्स भी पढ़ लिए होंगे इसके। वेरी गुड, अब मैं यही बोल सकता हूँ, वेरी गुड, अच्छी बात है, और उसे याद भी रखिए। अब लिखिए, इंडिया विल डिप्लॉय इंडिया विल डिप्लॉय its largest unit India will deploy its largest unit. Deploy is DEPLOY. India will deploy its largest unit of India will deploy its largest unit of women peacekeepers. Women peacekeepers women peacekeepers
एट कहाँ पे, सूडान। इंडिया के जितने भी पीस कीपर मिशंस हैं ये सारे के सारे सूडान, सोमालिया ऐसे स्टेट्स में रहता है। सो इंडिया विल डिप्लॉय इट्स लार्जेस्ट सिंगल यूनिट ऑफ विमेन पीस कीपर एट सूडान as per the as per the part of as per the part of United Nation as per the part of United Nation as per the part of United Nation interim 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 as per United Nations interim 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 security force United Nation Interim Security Force Association Interim Security Force Association इसका नाम है यूनाइटेड SFA UNSFA यूनाइटेड सिक्योरिटी फोर्स एसोसिएशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी फोर्स एसोसिएशन। पीस कीपर्स जो हैं वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में जाते हैं जहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशन है, वहाँ पे इनका काम होता है कि डिफरेंट स्टेट्स की आर्मीज है, स्टेट मीन्स डिफरेंट नेशंस की आर्मी जो है वहाँ पे पीस के लिए काम करती है। वहाँ पे अगर कोई रिलीफ का काम है तो रिलीफ का काम करेंगे, वेलफेयर का काम है वो करेंगे, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, ऑल्सो वहाँ पे टेररिज्म को भी काम करते हैं और वहाँ पे शांति का ही काम करेंगे पूरा। तो दैट इज विमेन पीस कीपर्स। ऐसे सिर्फ और सिर्फ मेल ही जाते थे बट अभी फीमेल्स को भी अलाउड कर दिया। यही प्रेजेंट गवर्नमेंट का वादा है कि विमेन का साथ के साथ पूरा का पूरा समर्थन होना चाहिए, उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, तभी तो आर्मी में एंट्री ऐसे बन जाते हैं। इसी के ऊपर क्या आपको लगता है कि विमेन को भी डालना चाहिए आर्मी में या फिर उनको ऐसी पोस्ट पे भेजना चाहिए? अभी एक क्वेश्चन और आएगा कि एक फर्स्ट विमेन है जिनको कैप्टन शिवा चौहान, जिनको अभी हाँ जी हाँ सर सियाचिन ग्लेशियर में चले गई हैं वो। सो आप हर महीने कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ पढ़ते रहेंगे जिसमें कि आपको किसी लेडी का नाम सुनने को मिलेगा, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कभी लेडी थी नहीं बट वहां पे उनको अपॉइंट कर दिया एज अ चेयरमैन, डायरेक्टर, CEO, ऐसा कुछ आप देखेंगे। एक है बुल टेमिंग, चलो छोड़ो पर ये क्या करना है। जलीकट्टू आपको मालूम होगा, जलीकट्टू तमिलनाडु में है। आगे लिखिए अफगानिस्तान। बड़े टाइम बाद मैंने अफगानिस्तान की न्यूज़ पढ़ी है। अफगानिस्तान signed its first international contract. Afghanistan signed it SIGNED. Afghanistan signed its first international contract with a Chinese company. Afghanistan signed its first international contract with Chinese company to explore या फिर ब्रैकेट में लिखिए एक्सट्रैक्ट EXTRACT एक्सप्लोर और एक्सट्रैक्ट ऑयल फ्रॉम एक है सीर दरिया, एक है एमू दरिया। To extract oil from Amu Darya region, that is AMU. Amu Darya is DARYA. Amu Darya, सीर दरिया आप पढ़ेंगे अभी ज्योग्राफी में। तो यहाँ से ये तेल निकालने का इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है आपस में कि वहां से तेल निकालेंगे दोनों भाईजन और बाहर बेचेंगे। अफगानिस्तान ने एक कार भी बनाई थी, अफगानिस्तान ने जब तालिबान ने टेक ओवर किया था, आपने देखा है कि थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं रिसर्च के ऊपर भी। सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म का काम नहीं है, इन्होंने दिखाया है कि अगर इनका मोटिव था तालिबान वालों का अफगानिस्तान को कैप्चर करने का तो साथ साथ में काम कर रहे हैं, बट थोड़ा सा इनका वायस रहते हैं कि विमेन को ये इन्फीरियर मानते हैं और बहुत सारे उनके राइट्स छीन लेते हैं। सो हाँ जी हाँ, मुदरिया सीर दरिया ये रिवर्स हैं। हाँ
ये लेटर ऑन करेंगे हम। बाकी मैं सबको बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, जिनको पता है प्लीज अपने तक रखिए। ओके, इंडियाज फर्स्ट, आगे लिखिए। करंट अफेयर क्या होता है? इंडियाज फर्स्ट, इंडियाज रीसेंट, या फिर कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट जो होते हैं चले जाते हैं तो उनके क्या कहते हैं उसको, न्यूज को। पर्सनल न्यूज तो हुआ, बट ऑबिचरीज, ऑबिचरीज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। तो उसमें लिखिए इंडियाज फर्स्ट आईवीएफ फॉर एनिमल्स। आईवीएफ आपको इनवर्ट्रो क्या बोलते हैं इसको, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन। इंडियाज फर्स्ट आईवीएफ फॉर एनिमल्स स्टार्टेड, India's first IVF for animals started in Gujarat state. In Gujarat state, इंडियाज का पहला जो IVF सेंटर है फॉर एनिमल्स, वो प्लांट या फिर यूनिट अभी लगा है कहाँ पे? गुजरात में। इसके नेक्स्ट लिखिए, इंडियाज फर्स्ट विमेन ऑफिसर। इंडियाज फर्स्ट विमेन ऑफिसर, ये आर्मी से है, एयरफोर्स से नहीं है। इंडियाज फर्स्ट विमेन ऑफिसर टू गेट ऑपरेशनलाइज, नहीं नॉट ऑपरेशनलाइज, ये तो फिर ऑपरेशन हो गया। इंडियाज फर्स्ट विमेन ऑफिसर टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड, at Siachen Glacier. India's first women officer to be operationally deployed at Siachen Glacier. नाम है उनका कैप्टन शिवा चौहान। India's first Siachen Glacier यार, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर की कितनी हाइट है? MSL से, मेन सी लेवल से 6000, 7000, 8000 पता करिए। इंडिया का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? इंडिया कोल या इंडिया पॉइंट? इंदिरा कोल या पॉइंट? कोल की पॉइंट तो सबमर्ज्ड है पानी में, कन्याकुमारी में। तो इंडिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है सियाचिन के ऊपर, उसको बोलते हैं इंदिरा कोल। और इंडिया का सबसे लोएस्ट पॉइंट या फिर जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी में डूब चुका है वो। सो वो आप देख नहीं पाएंगे, बट कन्याकुमारी देख सकते हैं जाके। नेक्स्ट लिखिए, इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन। इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन, इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग, इसे ब्लेंड किया जा रहा है फ्यूल के साथ। इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है गवर्नमेंट, क्यों? क्योंकि ये क्लीन है, क्लीन फ्यूल है, कोई गंदगी नहीं फैलाता, बट खतरनाक भी है क्योंकि स्टोर नहीं हो पाता। ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी वेरी रिस्की, और जब एकदम से एक्सपोज होगा एयर के साथ तो मुश्किल हो जाएगा। दैट इज बाय ग्रीन हाइड्रोजन। बट इसके ऊपर 19,000 करोड़ का, 19,000 करोड़, 19,000 करोड़ का अभी रिसेंट 2023 की बात है, जनवरी में इन्होंने इसका बजट बनाया हुआ है 19,000 करोड़ का। सो इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्लांट इज एट KAWAS, that is कवास या कावस, ये है गुजरात में। प्लांट एट कावस, गुजरात। देखिए कोस्ट के नियर बाई होगा सारा का सारा फ्यूल, चाहे वो आपकी LNG है, LPG है, पेट्रोल है, कच्चा तेल है, सारा का सारा कांडला पोर्ट पे आता है गुजरात में। सो कुछ एक करंट अफेयर ऐसे भी आप समझ सकते हो कि अगर फ्यूल बाहर से आ रहा है तो वो कांडला ही जाएगा।
अभी एक इंडिया की फर्स्ट रिवर क्रूज जो है उसे हरी झंडी दी है पीएम मोदी ने, जिसका नाम है गंगा गंगा बिलास। सो उसके बारे में लिखिए। इंडियाज फर्स्ट रिवर क्रूज क्रूज is CRUISE. India's first river cruise was flagged off झंडी झंडी हरी झंडी देना means flagged off FLAGGED flagged off by PM Modi. India's first river cruise was flagged off by Prime Minister Modi. Flagged off by Prime Minister Modi. Flagged is FLAGGED, off that is OFF by PM Modi, और उसका नाम क्या है? That is गंगा बिलास। अब फिर ग्रीन हाइड्रोजन का ही। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कुछ एक शॉर्टकट लिखा करो। अब जैसे कुछ एक मिनिस्ट्रीज भी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, बड़े हैं ऐसे, वो आप खुद बनाएंगे शॉर्टकट्स। सो इसमें लिखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has approved national green hydrogen mission. The main focus national green hydrogen mission the main focus is to develop green hydrogen production. The main aim is to develop green hydrogen up to 5 million metric ton, that is 5 MMT, 5 million metric ton, 5 MMT by 2030, that is 5 MMT, that is 5 million metric ton by 2030। तो 2030 तक इतनी ज्यादा ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने का लक्ष्य है। अभी के लिए आप फ्री हैं, आप जा सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू।